हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक। गाइज, जो आज आपकी ये वीडियो आने वाली है वो आपकी एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरे टॉपिक को देखिए, पूरे क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद तब अच्छा लगे तो एक वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आज आपके लाया हूँ यूपी पॉलिटेक्निक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी BEE के क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से आपका बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए BEE वालों के लिए BEE का है। उसमें क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए। क्या है, मैं इस तरह के और भी क्वेश्चन लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल आइकन को दबा दें। और फ्रेंड्स, तो चलिए आपको क्वेश्चन को दिखाते हैं। तो क्वेश्चन जो है AC एवं DC में अंतर समझाइए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर बताइए या विभेद को बताइए, और कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा कि 2008 में पूछा भी है क्वेश्चन, और पूछा था आपका ये वाला क्वेश्चन जो आपका 2019 में भी पूछ चुका है। तो चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका AC व DC में अंतर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे, यहाँ सीरियल नंबर आप डाल देंगे, फिर 2 लाइन खींच देंगे, एक तरफ DC कर लेंगे, एक तरफ AC कर लेंगे। DC मतलब आपका होता है डायरेक्ट करंट यानी डिस्ट धारा। AC मतलब होता है आपका अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। तो पहला जो अंतर, उसको इस बारे में डिफाइन कर लेते हैं। पहला जो है कि DC के लिए 2 तारों की आवश्यकता होती है, यानी DC में केवल प्लस यानी माइनस यानी पॉजिटिव एवं नेगेटिव 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक, तो पहला अंतर हो गया सिंपल सा। फिर दूसरा, पहला जो AC में अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा में, वो है AC के लिए 2 से अधिक तारों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों AC में आपका जैसा जानते हो कि पॉलीफेज होता है, यानी कि सिंगल फेज, डबल फेज, ट्रिपल फेज, 3 फेज यानी ट्रिपल फेज, 3 फेज होते हैं। तो इसमें 2 से अधिक तारों की आवश्यकता पड़ेगी, सिंपल सा बात है। फिर आपका आगे आता है कि दूसरा जो इसमें सीरियल नंबर है, उसमें है कि DC के अंदर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तथा फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, यानी कि जो डिस्ट धारा होता है उसके अंदर प्रेरकत्व, संधारित्व तथा फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ठीक है, फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। उसके बाद आपका आता है कि AC में है, दूसरा है AC के अंदर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तथा फेज डिस्प्लेसमेंट तीनों होता है। ठीक है, तो आपका ये दूसरा अंतर हो गया। फिर हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपका तीसरा है कि DC में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। ठीक है, तो दोस्तों DC में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, इसमें आपने देखा, क्योंकि इसमें तो दोस्तों जो हीट ऊष्मा नहीं उत्पन्न होती। जैसा कि आपको पता है कि अगर हीट उत्पन्न होता है कंडक्टर में, तो प्रतिरोधकता यानी कि उसकी जो रेजिस्टेंस वो बढ़ जाती है DC को। और DC को ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करते, कम दूर पर करते हैं, बहुत कम ही दूर पर यूज़ करते हैं, दूर पर करते हैं। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। और फिर आपका उसी तीसरा AC में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत वोल्टेज ड्रॉप होता है, हीट के कारण होता है और कई कारणों से। फिर आपका होगा है कि चौथा, DC को स्टेप अप नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों जो वोल्टेज को स्टेप अप करना होता है वो ट्रांसफार्मर से होता है, बट जो DC पर ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करते। तो DC को केवल जितना जनरेशन होता है उतना ही सप्लाई को प्रदान करते हैं, यानी कि इसको स्टेप अप नहीं कर सकते हैं। फिर आपका उसी में AC में चौथा है, AC को स्टेप अप कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों AC को हम जैसे कि ट्रांसमिट या सप्लाई को ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो
उसको स्टेप ट्रांसफार्मर से स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं। 33 kV, 66 kV, 132 kV, 220 kV ऐसे स्टेप अप होता है, जैसा कि आप लोग आगे पढ़ेंगे। आगे बहुत से सब्जेक्ट है, उसमें आपको पढ़ाए जाएंगे इसके बारे में, आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आए तो। फिर आपका 5वां आता है कि डीसी को अधिक वोल्टेज पर उत्पन्न नहीं कर सकते। तो दोस्तों जैसा सामान्य सी बात है, आप भी जानते हो कि डीसी को हाई वोल्टेज पर नहीं उत्पन्न कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते। इसको लो वोल्टेज पर ही जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही कम यूज होता है डीसी का। फिर उसी में आपका है 5वां एसी का। एसी का अंतर है कि एसी को अधिक वोल्टेज पर उत्पन्न कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसी को बहुत हाई वोल्टेज पर उत्पन्न किया जा सकता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। फिर आपका आता है कि डीसी के अंदर डीसी के अंदर स्किन इफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों चलिए स्किन इफेक्ट क्या होता है आपको डिफाइन करते हैं। तो जो करंट होता है दोस्तों, धारा, स्किन इफेक्ट मतलब वो कंडक्टर जो वायर है उसके सतह से न चल के अंदर की तरफ से यानी बीच से चलता है, उसे स्किन इफेक्ट कहते हैं। यानी कि सतह पर चलता है उसको सॉरी दोस्तों, डीसी के अंदर स्किन इफेक्ट नहीं होता, मतलब कि जो डीसी में धारा है वो सतह पर नहीं चल के अंदर की तरफ चलता है, तो इसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता। और 6वां एसी में है कि एसी के अंदर स्किन इफेक्ट होता है। तो दोस्तों एसी के अंदर स्किन इफेक्ट मतलब कि जो इसमें करंट होता है वो कंडक्टर या वायर के सरफेस से चलता है, ठीक है। तो इसमें इसलिए एसी के अंदर स्किन इफेक्ट पाया जाता है। फिर आपका 7वां जो अंतर है, डीसी के अंदर कम कोरोना लॉस होता है। तो दोस्तों कोरोना लॉस क्या होता है आप ये आपको बता दें दोस्तों। जो दो ट्रांसमिशन लाइन में जो दो वायर के बीच की दूरी बढ़ाने पर अगर उसमें हाई वोल्टेज सप्लाई दी जाती है तो उसके बीच में उसके हाई वोल्टेज बढ़ने के कारण उसमें हीसिंग यानी कुछ आवाज़ सी आती है और उसमें स्पार्किंग करता है, जैसा कि आपको टावर यानी ट्रांसमिशन लाइन में कभी कभी देखे होंगे। इसे ही कोरोना लॉस कहते हैं। तो डीसी में कोरोना लॉस बहुत ही कम होता है, ठीक है। एसी के अंदर अधिक कोरोना लॉस होता है, जैसा कि आप लोग टावर में देखते होंगे वैसी सप्लाई होता है, उसमें कोरोना स्पार्किंग करता है, हीसिंग की आवाज़ आती है, जिसमें जो वायुमंडल पाए जाने वाले जो एयर है वो आयनाइज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण वे कोरोना लॉस से प्रभावित होते हैं, हीसिंग एवं स्पार्किंग होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की टॉपिक। मैं ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, अब बगल में बने बेल आइकन को दबा देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और बोलिए दोस्तों किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस कमेंट में बताइए, मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।